हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी हॉवर में। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में, मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स संविधान में भाग 3 में रखे गए हैं। किसमें? भाग 3 में रखे गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ से? 12 से 35 तक। और कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मूल अधिकार व्यक्ति को एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, संविधान के द्वारा व्यक्ति को एक ऐसी शक्ति प्रदान की जाती है जिससे व्यक्ति अपनी आज़ादी को सुनिश्चित कर सकता है। अब आज़ादी कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो मतलब वो कहीं घूम भी सकता है, कहीं बैठ सकता है, बोल भी सकता है, मतलब अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। ये हमारी आज़ादी सुनिश्चित करता है। तो मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है? तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार, ये कानूनी अधिकार है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब मूल अधिकार कानूनी अधिकार से ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मूल अधिकार व्यक्ति को डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाने की शक्ति देते हैं आर्टिकल 32 के तहत। मतलब उनके मूल अधिकारों का अगर हनन होगा तो वो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है, कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई निचले न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होगी। इन दोनों में यही अंतर है। मूल अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, मतलब राज्य कोई ऐसी शक्ति नहीं बना सकता है जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का सुनिश्चित करते हैं। तो अब राज्य क्या है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 12 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 12 में की गई है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? राज्य शब्द की परिभाषा। किसकी? राज्य शब्द की राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य क्या क्या होंगे? जैसे संसद, विधानसभा, सरकार और अन्य संस्थाएं। अन्य संस्थाएं मतलब जो सार्वजनिक संस्थाएं होंगी वो, जैसे कि रेलवे है, रेलवे है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी है, एम्स है, एम्स है, और जितनी जैसे इलेक्ट्रिकल, जैसे बिजली विभाग है, ये सब संस्थाएं हैं जो राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा मतलब संसद, विधानसभा, सरकार और अन्य संस्थाएं। अन्य संस्थाएं में रेलवे, एनटीपीसी, एम्स वगैरह जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं। यही हमारा संविधान राज्य शब्द की परिभाषा करता है। अब आएंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की व्याख्या। विधि शब्द की व्याख्या। अब विधि शब्द की व्याख्या क्या है? तो ये हमारे उच्चतम न्यायालय ने की है। उच्चतम न्यायालय ने विधि शब्द की व्याख्या क्या की है कि अगर संविधान निर्माण से पहले की अगर कोई भी विधि जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, मतलब जो मूल अधिकारों से टकराव करती है, तो वो मूल अधिकार जो है वो उस विधि को ढक देंगे, मूल अधिकार उस विधि को ढक देंगे। तो न्यायालय ने इसको आच्छादन का सिद्धांत कहा। किसका? आच्छादन का, आच्छादन का
आच्छादन का सिद्धांत का। आच्छादन का सिद्धांत मतलब अगर संविधान निर्माण से पहले की कोई विधि है और वो मूल अधिकारों को टक्कर देती है, मतलब मूल अधिकारों से टकराव करती है, तो उस विधि को मूल अधिकारों द्वारा ढक दिया जाएगा, मूल अधिकारों द्वारा ढक दिया जाएगा। न्यायालय ने इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा है। किसका? आच्छादन का सिद्धांत कहा है। अब अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण, जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो। अल्पीकरण मतलब सीमित करती हो। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, मतलब सीमित करती हो। अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 में यही बात की गई है, यही बात की गई है। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में दो चीजें दी गई हैं, दो शब्द दिए गए हैं। एक विधि के समान, एक विधि के समान समानता और एक विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण मतलब अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं, एक विधि के समान समानता और एक विधि के समान संरक्षण या विधि के समक्ष समानता। यह विधि के समक्ष समानता, समक्ष मतलब सामने, समक्ष मतलब सामने, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता क्या होती है? तो विधि के समक्ष समानता का मतलब कि व्यक्ति कोई भी हो, मतलब उसका कोई भी पद हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, डीएम सीएम पीएम कोई भी हो, वो कानून के सामने बराबर है, कानून के सामने बराबर है। उनका कोई भी पद हो वो कानून के सामने बराबर होंगे, विधि के समक्ष समानता होंगे। उनके पास चाहे कितनी भी भूमि हो, चाहे उनके पास कितनी भी आय हो, लेकिन वो कानून के समान होंगे, कानून के समक्ष समान होंगे। और एक शब्द विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण इसमें कहा गया है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, विधि के समक्ष समानता का एक अपवाद भी है। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं तो उनके विरुद्ध समान विधि लागू नहीं होगी, उनके विरुद्ध समान विधि लागू नहीं होगी, क्योंकि उन्हें आर्टिकल 361 इस बात की आज़ादी देता है। आर्टिकल 361 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई न्यायालयिक प्रक्रिया नहीं होगी। विधि के समान संरक्षण ये विचार हमारा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा सकता है, व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन वो उचित और तार्किक होना चाहिए, उचित और तार्किक होना चाहिए, ना कि अनुचित और अतार्किक नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति समान तो है नहीं, और समाज में अगर सभी व्यक्ति समान नहीं हैं तो उन पर समान विधि लागू नहीं हो सकती है। तो बच्चे और महिलाएं हैं, उनके ऊपर समान विधि कैसे लागू हो सकती है? क्योंकि वो
उनकी थोड़ी स्थिति कमजोर होती है, इसलिए उन पर समान विधि लागू नहीं होती है। जैसे अगर हम किसी बच्चे या महिला पर कोई कर आरोपण करें तो क्या वो लोग वो कर बराबर दे देंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो सकता है। विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव हो सकता है, मतलब उसे थोड़ी सुरक्षा दी जा सकती है। यही विधि के समान संरक्षण है। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान जन्म स्थान के आधार पर कोई नहीं होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 कहता है केवल व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब इसमें क्या कहा गया है? अब इसमें आप लोगों को लगता होगा कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है। इसमें कहा गया है केवल, देखो संविधान पढ़ने में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब इसमें क्या कहा गया है? केवल व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन शैक्षणिक, शारीरिक आधार पर भेदभाव हो सकता है। मतलब अनुच्छेद 15 कहता है कि केवल व्यक्ति के साथ मूल, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन शैक्षणिक और शारीरिक आधार पर भेदभाव हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आप लोगों को हाइट अनफिट कर दिया जाता है, और हाइट अनफिट कर दिया जाता है, मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है, तो आप लोग शारीरिक आधार पर ही अनफिट किए जाते हैं। शैक्षणिक मतलब शिक्षा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप उसमें उस लायक नहीं हो पाते हैं, आप उसमें फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। तो इसलिए शैक्षणिक आधार पर और शारीरिक आधार पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 कहता है कि व्यक्तियों के साथ
सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 कहता है कि व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्यों बाबा साहब ने क्यों ऐसा ये आर्टिकल डाला? क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता था। सार्वजनिक स्थान मतलब स्नान घाट, तालाब, स्कूल, इन सब जगहों पर उनके साथ भेदभाव हुआ था। तभी उन्होंने एक ऐसा क्लॉज डाला कि व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्नान घाट, तालाब, स्कूल और ऐसी सार्वजनिक जगह हैं जहां पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं होगा। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है कि राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी अनुच्छेद में हमें विधि के समान संरक्षण का भाव दिखता है। किसका? विधि के समान संरक्षण का भाव दिखता है। इसी अनुच्छेद में हमें क्या दिखता है? विधि के समान संरक्षण का भाव दिखता है। अब वो कैसे दिखता है? जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि योगी जी उत्तर प्रदेश में फ़ोन बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तो ये ऐसा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले की सरकार ने महिलाओं के लिए, जो लड़कियां थी उनके लिए साइकिल बांटी थी। तो ये क्या है? भेदभाव है, लेकिन ये तार्किक भेदभाव है, ना कि अतार्किक भेदभाव है। तो भेदभाव कर सकते हैं, प्रावधान, विशेष प्रावधान उनके लिए हो सकता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है। अब अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 कहता है राज्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। मतलब आरक्षण की व्यवस्था, मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा, आरक्षण की व्यवस्था करेगा उनको। जैसे अब ये ऐसा क्यों करेगा? आप लोग कहोगे कि ये तो विधि के समान संरक्षण का उल्लंघन है, विधि के समान समानता का उल्लंघन है। तो ये इसलिए करेगा क्योंकि ये जातियां सदियों से लोगों के द्वारा सताई गई हुई हैं
और जब सर्वेक्षण होता है तो ये लोग बहुत ही गरीबी रेखा में आते हैं। इसलिए राज्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करेगा, ये कारण है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16 किसके बारे में। अनुच्छेद 16 देखो 15 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है कि राज्य व्यक्तियों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 1 में लिखा है कि केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें केवल शब्द का कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। अब अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अफसर की समानता मतलब लोक नियोजन में अफसर की समानता, सरकारी नौकरियों में सबको अफसर की समानता होगी। ये आर्टिकल 16 हमको बताता है कि हमें लोक नियोजन में अफसर की समानता है। लेकिन अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 कहता है कि जो राज्य है, जैसे राज्य उत्तर प्रदेश या बिहार राज्य है, तो वो अपनी नौकरियों के लिए, अपने राज्य की रोजगार देने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, रोजगार देने के लिए कुछ शर्तें रख सकता है। अब वो शर्तें क्या होंगी, तो जन्म स्थान के आधार पर। आपने देखा, मतलब ये क्या कहता है, अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को रोजगार दे, मतलब सन ऑफ द सोइल, भूमिपुत्र का विचार कहते हैं। अब रोजगार दे तो उसमें कुछ शर्तें लगा सकता है। जब रोजगार देगा तो कुछ शर्तें लगा सकता है, तो शर्तें क्या लगाएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस, मतलब अपने राज्य की जब कोई नौकरियां देता है तो उसमें शर्त लगा देता है कि इसमें उत्तर प्रदेश के ही नागरिक उसमें फॉर्म भर पाएंगे या बिहार के ही नागरिक फॉर्म भर पाएंगे ना। अब जैसे कि अब उत्तर प्रदेश की नौकरी है तो उसमें बिहार के लड़के फॉर्म नहीं डाल सकें, क्योंकि राज्य शर्त लगा सकता है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के तहत। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।